बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज कई निर्दलीय प्रत्याशी भर सकते हैं नामांकन। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी कर चुके हैं नामांकन। कांग्रेस से मनोज रावत तो बीजेपी से आशा नोटियाल ने भरा पर्चा। केदारनाथ में 20 नवंबर को होना है उपचुनाव के लिए मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और आज अंतिम तिथि भी है नामांकन करने की। इस दौरान कई निर्दलीय प्रत्याशी भी आज नामांकन कर सकते हैं। केदारनाथ में 20 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां तेज हो चली हैं और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि भी है आज कई निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन भी कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। कांग्रेस से मनोज रावत तो बीजेपी से आशा नोटियाल ने भी नामांकन कर दिया है और केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। आज कई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर केदारनाथ में 20 नवंबर को चुनाव होना है और ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। तो उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर? जी विशाल, केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में आज नामांकन की दाखिल करने की अंतिम तिथि है और आज जो है कई निर्दलीय प्रत्याशियों पर सभी की नज़र रहेगी। कई निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं, तो वही लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी से मनोज रावत ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से आशा नोटियाल ने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जहां तक अगर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दलों में आज काफ़ी जो है हलचल भी देखने को मिल सकती है और दोनों ही दलों की निगाहें रहेगी कि आज कौन निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरने जा रहा है, कौन जो है नामांकन दाखिल करता है। तो वहीं क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी, और जो दिवंगत विधायक की बेटी है ऐश्वर्या रावत, उन्होंने जिस तरीके से बीते दिनों अपना नामांकन पत्र खरीदा था, तो ऐसे में आज नामांकन की अंतिम तिथि है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरती है या नहीं, इस पर सभी की नज़र आज टिकी होंगी। और ऐसे में क्योंकि वो कई बार ये कह भी चुकी हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी बयान जारी किए थे और बीते कल भी उन्होंने अपने व्हाट्सएप के जरिए स्टेटस जो लगाए हैं उसमें भी देखा गया, उन्होंने कई बार इस तरीके के स्टेटस भी लगाए कि षड्यंत्रकारियों का शिकार वो हुई हैं, या जो है इस तरीके से कि अपनी माता के लिए भी उन्होंने भावुक जो है स्टेटस लगाए हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं भी हैं कि सैलारावनी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत आज निर्दलीय नामांकन भी अपना दाखिल कर सकती हैं, लेकिन इस पर ये देखने वाली बात भी होगी कि आज वो निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करती है या नहीं, क्योंकि नामांकन पत्र उन्होंने पहले से ही खरीद रखा है। तो ऐसे में अब आज क्या होता है, आज वो नामांकन दाखिल करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ ही कुलदीप रावत, जो कि लगातार उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर उनके साथ समर्थकों की एक फौज है, वो डिसाइड करेंगे, जैसे समर्थक कहेंगे उस तरीके से बातचीत होगी और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी कई दावेदार दिखाई दे रहे थे और कई दावेदारों में जो है असमंजस की स्थिति भी दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में आज का जो दिन है वो दोनों ही दलों के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि दोनों ही दलों में से कौन बगावत करता है या कौन नहीं करता है, क्या निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं बगावत करके पार्टी से, ये देखने वाली बात होगी और इसी पर ही आज सबकी निगाह जो है वो टिकी होगी। लेकिन अरुण, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के बीच में भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या माने, क्या उस जो लोग हैं उनको अब बातचीत की जा रही है कि इस तरह की दिक्कतें ना हो और फिर जो मनोज रावत हैं वो उनको जिताया जा सके किसी तरह से?
जी विशाल, बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी में भी कई तरीके की असमंजस की स्थिति पहले से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से कल नामांकन दाखिल हुआ, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व अध्यक्ष से लेकर सब जिला अध्यक्ष सब एकजुट मंच पर नजर आए और मनोज रावत के पक्ष में सभी ने जनता से मतदान करने की अपील भी की। तो ऐसे में लेकिन आज का दिन इसलिए भी अहम रहने वाला है क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई पार्टी से बगावत करता है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों का खेल जो है वहाँ पर बिगड़ सकता है। दोनों ही दलों में माहौल जो है बिगड़ सकता है अगर निर्दलीय प्रत्याशी कोई मजबूत कैंडिडेट जो है अगर वहाँ से नामांकन दाखिल करता है। तो इसी को लेकर लगातार जो है पार्टी अपने जो और भी दावेदार थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी 6 से 7 दावेदारी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में भी 10 से 12 दावेदार थे। तो ऐसे में उन अन्य लोगों को मनाने की लगातार कोशिश भी हो रही है। तो ऐसे में लेकिन आज सबसे जो देखने वाली बात होगी और सबसे दिलचस्प जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत अपना नामांकन दाखिल करती है नहीं, क्योंकि उनके नामांकन दाखिल करने को लेकर कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या रावत ने पहले से ही नामांकन पत्र जो है वो खरीद रखा है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो पहला अधिकार टिकट पर उन्हीं का ही है, क्योंकि जिस तरीके से परंपरा रही है कि जब कोई जनप्रतिनिधि की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके परिवारजनों को ही जो है टिकट में प्राथमिकता मिलती है, उसके परिवार को पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो लेकिन इस बार सहानुभूति फैक्टर भारतीय जनता पार्टी ने एक साइड किया है। तो ऐसे में आज शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत क्या कुछ उनका स्टैंड रहता है, क्या रुख वो अपनाती है, निर्दलीय चुनाव की ओर जाती है या फिर पार्टी का समर्थन करती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, शहर के बीचों बीच लगातार ये इस तरह की तस्वीर भी देखी जा रही है और बीचों बीच पूर्व विधायक और भाई पर फायरिंग में बाल बाल बचे हैं पूर्व विधायक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक धीरज ओरा मारपीट में विधायक के भाई चोटिल हो गए हैं। पूर्व विधायक के समर्थकों ने आरोपियों को 3 गाड़ियों की क्षतिग्रस्त भी हो गई है और एक आरोपी को दबोचकर जमकर भी पीटा है। तो पूर्व विधायक का विनोद दुबे और गुर्गो पर हमले का आरोप भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शहर के बीचों बीच पूर्व विधायक और भाई पर हुई है फायरिंग। ऐसे में फायरिंग में बाल बाल बचे हैं पूर्व विधायक धीरज ओझा। आवास पे मिले थे, वहाँ मैंने मीटिंग किया, डीएम आवास पे मिला मैं, वहाँ से मिलके मैं अपने घर पे मैं आ रहा था और ये लोग पहले से घात लगाए यहाँ बैठे थे। वो थार है, एक सफारी, हम समझ नहीं पाए, गाली दे के दौड़े और उसके बाद जो है एक लड़का फायर किया, बच गए हम, बहादुरी काम किए, वो लोग बचाए। और लेकिन पब्लिक दौड़ा ली, एक आदमी पकड़ा गया, 2 गाड़ी पकड़ी गई, एक जो है वो सफारी पकड़ी गई, 2 थार और बिना और शीशा जो है काला लगा है। उच्च न्यायालय का आदेश था जिलाधिकारी महोदय को अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य एप्लीकेशन दिए थे डीएम साहब को। उसके बाद हम लोग गए हाई कोर्ट, यहाँ से सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया 1 महीने के अंदर विस्तारित करने के लिए। डीएम विपक्ष के जो प्रमुख हैं सत्यम ओझा, उन्होंने दिखाया कि जो शपथ पत्र दिया गया उसमें 21 क्षेत्र पंचायत सदस्य फर्जी है, लेकिन आज 50 क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरे सब आए डीएम साहब के आवास से, बुलाए थे डीएम साहब कार्यालय में अपने, सबका वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद विवाद शुरू कर दिया गया और किसी और दिन के लिए एक पक्ष विनोद दुबे के कुछ समर्थक वहाँ इकट्ठा थे और इसी बीच में वर्तमान प्रमुख और धीरज ओझा जी के समर्थक भी आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियाँ थार टूटी है और 2 व्यक्ति जावेद और ओसामा ये घायल हैं। दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हैं। मौके पे पुलिस द्वारा तुरंत कानून व्यवस्था स्थापित किया गया है, घायलों को चिकित्सालय भेजा गया है और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है। और संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से फायरिंग भी हुई और अभी पुलिस ने क्या कुछ मामले में कार्रवाई की है? बिल्कुल, देखिए आपको पूरा मामला बता देते हैं। पूरा मामला जो है सीगौर ब्लॉक के प्रमुखी को लेकर के है, जहाँ पे पूर्व विधायक धीरज ओझा जो कि बीजेपी से
थे और अभी बीजेपी में भी हैं, और उनके भतीजे बात करें सत्यम ओझा वहां से प्रमुख है। और ये विवाद आज से नहीं, बहुत पुराना चल रहा है। और उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतापगढ़ के डीएम ने विनोद दुबे को जो है अपने समर्थकों संग जो है आवास पर बुलाया था। वहां पे पहले धीरज ओझा पहुंचते हैं, पहले विनोद दुबे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद धीरज ओझा पहुंचते हैं। वहां पे भी बवाल होता है, लेकिन वहां बवाल नहीं हो पाता क्योंकि पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद थी। और उसके बाद जब वहां से, आपको बता दें कि वहां से वो लोग निकलते हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है, धीरज ओझा का जो कहना है कि ये लोग हमारे आवास से मात्र 50 मीटर की दूरी पे खड़े थे। उसके बाद जो है ये लोग जो है हमारे ऊपर हमला कर दिए। लेकिन साफ तौर पे सीसीटीवी में देखा है, सीसीटीवी फुटेज भी अब जो है सामने आ गई है कि कौन किसके ऊपर जो है हमला कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि धीरज ओझा के समर्थक जो है एक जावेद, एक उसामा, इनके ऊपर हमला करते हैं। और सीसीटीवी फुटेज धीरज ओझा के गनर जो है उनके ऊपर हमला करते हैं। दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से जो है इनको जो है प्रयागराज स्वरूप लाने के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों लोगों के सिर पे चोट आई है। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि एक की हालत काफी अनकॉन्शियस बनी हुई है। लेकिन ज्ञानेंद्र, ऐसे में पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अभी तक मुकदमा किसी भी ओर से दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कल देर रात तक जो है अधिकारीगण जो है दबिश देते रहे, जिसमें से अभी तक जो सूचना मिल रही है कम से कम 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है दोनों ओर से। और अब जब जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैसे ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन दोनों ओर से अभी तक तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, तो इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मैनपुरी से बड़ी खबर, पुलिस और एसओजी के हाथ लगी बड़ी सफलता। 90 किलो गांजे के साथ बदमाशों को पकड़ा। एक कार और एक बाइक भी बरामद की गई है। गांजे की कीमत लगभग 22,50,000 रुपए बताई जा रही है। घिरोर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान हुई है ये गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और लगभग जो कीमत है वो 22,50,000 रुपए बताई जा रही है। घिरोर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस और एसओजी की टीम ने ये बड़ी सफलता भी हासिल की है, जहां पर 90 किलो गांजे के साथ बरामद किए गए हैं आरोपी। ये जनपद में करहाल उपचुनाव के दृष्टिगत जगह जगह चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और हमारे इंस्पेक्टर घिरोर छतपाल सिंह के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें आराव बॉर्डर पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक नीरज है, एक टिंकू है और तीसरा ओम प्रकाश है। इनके कब्जे से 90 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 22 लाख से ज़्यादा है। और इनके बारे में जब पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये उड़ीसा से गांजा खरीदते हैं और विभिन्न जगहों पर सप्लाई करते हैं। और संवाददाता राजमोहन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजमोहन, किस तरह की ये घटना भी है और किस तरह की बड़ी सफलता ये हासिल की है पुलिस एसओजी की टीम ने? जी, जैसे कि हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मैनपुर जनपद मैनपुरी का है। ये विधानसभा चुनाव को लेके चुनाव में सरगर्मियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, उस पर चेकिंग के अभियान पे चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान कुछ गांजा तस्कर है, जो अंतरराज्यीय गांजा तस्कर है, ये लोग आ रहे थे। पुलिस ने जगह चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी के दौरान ये गांजा तस्कर पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी में देखा गया कि तो करीब 90 किलो गांजा, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए आकी गई है। उन्होंने गांजा तस्करों के साथ गांजे को भी पकड़ लिया गया। तो कहाँ के ये लोग बताए जा रहे हैं? कितने लोग पकड़े गए हैं और कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये गांजा? ये लोग सारे उड़ीसा से लेके, और ये किसी खपत होनी थी किसी जनपद में जाके। अब ये तो उन्होंने नहीं बताया किसमें जाना है, लेकिन ये है मैनपुरी बॉर्डर पे ही इन्हें को पकड़ लिया गया है। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है राजमोहन? इसमें 2 लोग तो गिरफ्तार हो गए, बाकी लोग भागने में सफल हुए हैं। उनकी भी तलाशी जारी है और पकड़े गए लोगों को जेल भेजा गया है। जी बिल्कुल राजमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। और मैनपुरी से बड़ी खबर, एसओजी और पुलिस ने किया असला फैक्ट्री का भांडाफोड़। फैक्ट्री चलाने वाले 2 सदर अपराधी गिरफ्तार। पकड़े गए छात्र अपराधियों के पास से दर्जन से ज्यादा तमंचे बरामद किए गए हैं।
और पकड़े गए बदमाश जनपदों में करते थे तमंचों की सप्लाई। ओझा के ग्राम मोकमपुर नहर पुल के पास का यह मामला बताया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें इनसे पूछताछ की गई तो ये पहले से भी इस तरह का काम करते थे और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसमें जो आशीष कुमार है इसके 8 अभियोग पंजीकृत हैं गैंगस्टर सहित और साथ ही ये जो शेर बहादुर पकड़ा गया है ये पहले भी 2 बार सस्पेक्टी में जेल जा चुका है। तो एक बड़ी बरामदगी है, बड़ी रिकवरी है जिसमें ये हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है। इनको पुरस्कृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजमोहन, किस तरह की ये वारदात भी कर रहे थे और ऐसे में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, ये पूरा मामला ओछा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहकमपुर का है, जिनको पुलिस को और एसओजी को सूचना मिली थी कि कुछ असलहा तस्कर है। ये लोग वहाँ पे, इनकी फैक्ट्री भी चलती है, वहाँ पे ये बनाते भी हैं। बनाने के बाद इन असलों का कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हो सकता है यूज होने वाला था, लेकिन इसको देखते हुए पुलिस ने इनका भंडाफोड़ किया उसमें, जिसमें 2 तस्कर पकड़े गए हैं और इनको पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये आने वाले समय में हो सकता है किसी बड़ी घटना को वारदात को अंजाम देने की फिराक में होंगे। तो अभी पुलिस ने क्या कुछ बरामद किया है इनके पास से? इनके पास से करीब 1 दर्जन से ज्यादा असलहे बरामद किए, तमंचे हैं और करीब कारतूस हैं और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं और पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को भी पकड़ा है। जो लोग ये असले को संचालित करते थे फैक्ट्री को, उनको पकड़ के और जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल राजमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर, पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर तय हुए आरोप। पॉक्सो कोर्ट में पुलिस के लगाए सभी आरोपों पर चलेगा ट्रायल। नवाब के वकीलों ने कई धाराओं पर जताई थी आपत्ति। वकील बोले कोर्ट ने बुआ और नीलू पर भी आरोप किए थे। 12 नवंबर से नाबालिग से दुष्कर्म मामले में शुरू होगा ट्रायल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वकीलों ने कहा था और इन आरोपों में भी कहा था कि इतने ये आरोप सही नहीं और ऐसे में 12 नवंबर से ट्रायल भी शुरू होंगे। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव पर आरोप तय हो गए हैं। न्यायालय में आरोप विवेचन के लिए लगी हुई थी नवाब सिंह प्रकरण में, जिसमें उनके अधिवक्ताओं, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि कुछ धाराओं में आरोप नहीं बनता है। न्यायालय ने सभी को बृहद रूप से सुना और पॉक्सो एक्ट ने आज आरोप विवेचित किए हैं। नवाब सिंह यादव पर जो मुख्य धाराएं थी उन सभी धाराओं में पूजा तोमर पर भी और नीलू यादव पर साक्ष्य विलोपन की जो धारा थी 238B में आरोप विवेचित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में माफियाओं पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही माफिया मुख्तार अंसारी के इस 191 गैंग के करीबी अफजाल की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को मऊ पुलिस ने कुर्क करने का काम किया था। तो वहीं 1 दिन पहले ही एक और माफिया NDPS एक्ट के तहत कलीम की 39 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम भी किया गया है। वहीं कल सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह काका के गुर्गो भैरव सिंह की भी 2 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया गया। माफियाओं पर हो रही ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई से जनपद में छोटे बड़े सभी अपराधियों के होश उड़ चुके हैं। मऊ जिले के सराय लखसी थाना क्षेत्र के पैसा बाजार के पास स्थित भैरव सिंह की 2 करोड़ 27 लाख रुपए की 2 मंजिला मकान को भी पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान करते हुए कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया है। जो प्रदेश के चिन्हित माफिया हैं उनके गैंग के सक्रिय सदस्य हैं भैरव सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जनपद पुलिस मऊ द्वारा कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में इस मकान तथा आवासीय भूमि को कुर्क किया गया है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जांच परिशीलन से पाया गया कि ये अर्जित अवैध संपत्तियों से ये मकान और भूमि सहित क्रय किया गया है। भैरव सिंह द्वारा अपनी माता और पिता के नाम से उसे कुर्क कर लिया गया है।
मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी के जंगल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश के पैर में एक गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश राकिब को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। बदमाश के खिलाफ गोकशी जैसी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। संदिग्ध वाहन चालक को रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो जान से मारने की नीयत से उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है और एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस बरामद हुआ है। जब उसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि उसका नाम राकिब है और वो थाना भोपा का रहने वाला है और वो हमारे थाने से, थाना नई मंडी से वो 10,000 का इनामिया है और हमारे यहाँ वो 2 मुकदमों में ऑलरेडी वांछित था गौवध के। चित्रकूट में 5 दिवसीय अमावस्या दीपदान मेले को लेकर डीएम शिव शरणप्पा जीएन ने मेला क्षेत्र रामघाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिकाओं ईओ को साफ सफाई और चेंजिंग रूम समेत अन्य कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। अमावस्या दीपदान मेले में 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका है। इस बीच एडीएम और सदर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मियों का भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था, उसके अतिरिक्त लोगों को रुकने के लिए 25 से अधिक जगह भरतपुर से लेकर पूरा हमारा राम सही तक हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि रात में जो लोग श्रद्धालु आएंगे वो लोग रुके और वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पेंटिंग लगाई पुताई और जो झालर है वो सबकी इसे भव्य स्वागत करने के लिए। जालौन के उरई में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर दीपावली और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों को लेकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। इस अभियान में डॉक्टर जतिन कुमार सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय प्रेम कुमार त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा टीम ने त्योहारों के दौरान आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख मिष्ठान और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी की है। दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत जो है खाद्य सामग्रियों के जितने शहर में उरई में जितने खाद्य सामग्री विक्रेता हैं, या मिठाई की दुकान हो या तेल की दुकान हो या नमकीन की दुकान हो, ज़्यादातर खरीदारी लोग मिठाई की और ड्राई फ्रूट की, नट्स की करते हैं। इसकी खाद्य की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इसमें 2-3 दुकानों से नमूने भरे गए हैं और लगातार सबको सचेत किया जा रहा है कोई भी आप मिश्रित खाद्य सामग्री न बेचने पाएँ।